हाय एवरीवन। देखो, हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर रहे हैं। आप सभी को पता है 10 लेक्चर कर चुके हैं, 3 लेक्चर आना और बाकी हैं। आने वाले 3 लेक्चर में हम अपनी कंप्लीट पॉलिटी कवर कर लेंगे और वैसे भी हमारी ऑलमोस्ट पॉलिटी कवर हो चुकी है। अब मुझे सबसे पहले आज का हम लेक्चर शुरू करें उससे पहले ये बताओ, जो आपने ये 10 लेक्चर देखे हैं, ठीक है, आपने जो ये 10 लेक्चर देखे हैं तभी आप ये 11वां लेक्चर देख रहे हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 11वां लेक्चर देखोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा। तो मेरे को सबसे पहले तो एक बात बताओ, ये जो 10 लेक्चर हैं इसका फीडबैक बताओ। आप लोग में से बहुत कम लोग हैं जो अपना फीडबैक शेयर करते हैं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक देके बताओ कि आपको ये 10 लेक्चर कैसे लगे। और आपका फीडबैक ऐसा नहीं है कि आप मेरी तारीफ़ करो, जेन्युइन फीडबैक होना चाहिए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। अगर नेगेटिव, अगर आपका अच्छे नहीं लग रहे तो अच्छे नहीं लग रहे साफ लिख दो, और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने चीज़ों को लिखो कि आपको कैसे लग रहे हैं। और आपको भी पता है हम इसमें जो चीज़ें कर रहे हैं वो एग्जाम रिलेवेंट कर रहे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो ही कर रहे हैं। मैं अगर आपको एक वर्ड भी यहाँ पे लिखवाता हूँ तो वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तभी कराता हूँ, वरना नहीं कराता हूँ। ठीक है, ये बात आप सभी को पता ही है। चलिए, ये सारी चीज़ें भी आपको पता ही होंगी, तो इन सब के बारे में ना बता के हम अपना डायरेक्ट लेक्चर शुरू कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 70 तक 70 तक अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 में यहाँ पर लिखा हुआ है, एज ऑफ मई 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखो, हमने जो आर्टिकल 19 पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, उसमें हमने 6 सब क्लॉज पढ़े थे 19 के, जिसको मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, 100 MRP करके। ठीक है, एम का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी है, असेंबल पीसीएबली है, टू मूव फ्रीली, ये मूव आता है, ठीक है। और आपका असेंबल से ए से असेंबल आता है यहाँ पर। उसके बाद टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, यूनियन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, यू से यूनियन आता है। यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है आर्टिकल 19 के अंदर, संपत्ति का अधिकार। ये किस में आता था, जैसे कि 19 का ABCDFG, तो जो आपका एफ था वो डिलीट कर दिया है, जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब संपत्ति का अधिकार। इसका 19 का एफ में भी आता था, आर्टिकल 31 में भी कुछ इसके बारे में दिया हुआ था, इन सभी में दिया हुआ था, तो ये आपका डिलीट कर दिया है। तो अगर हम देखें आर्टिकल 19 में, ये 2022 में देखा जाए तो नहीं है। ये डिलीट कब किया गया था ये बात आपको पता है? ये आपका जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 के बाद, ये नहीं रहा है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में, सॉरी, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको ये बताना है कि आर्टिकल 126 में क्या दिया हुआ है। देखो, जब हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पढ़ रहे थे तो वहां पर मैंने आपको डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ाए थे, 124 से लेके 131 तक आपको रेगुलर कराए थे, फिर बाकी उसके बाद मैंने आपको 137 भी कराया था। और हमने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड वो सारे हमने यहाँ पर करे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताओ आर्टिकल 126 में क्या आता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 124 में आपका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट आता है आपका। उसके बाद आर्टिकल 125 में मैंने आपको बताया था कि जो सैलरी होती है जजेस की वो यहाँ पर आती है। और वहीं पर मैंने आर्टिकल 126 में आपको बताया था एक्टिंग चीफ जस्टिस आता है। उसके बाद हम एडहॉक जज के बारे में बात करते हैं 127 में। 128 में हम किसके बारे में बात करते हैं, रिटायर्ड जज के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 129 में हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। 130 में हम किसके बारे में बात कर रहे होते हैं, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। आर्टिकल 131 में एपेलेट, सॉरी, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये सारे आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आर्टिकल 126 में आपका क्या है, आर्टिकल 126 में है आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। और ये मैंने कब बताया था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है, कि सपोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है या अचानक से डेथ हो गई, उतनी जल्दी से उसे हम अपॉइंट नहीं कर सकते, तो जो
मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल 30 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो ये जो 30 जजेस होते हैं इन्हीं में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, और जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सीट को फिल नहीं किया जाता तब तक ये एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। इंग्लिश में आपको एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। विच ऑफ मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उल्लेख है। तो जब मैं आपको गवर्नर वाले आर्टिकल पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ओथ वाला आर्टिकल है, मैंने बोला था ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल, एक तो जिसमें गवर्नर आता है वो इम्पोर्टेंट है, एक ओथ वाला आपका इम्पोर्टेंट है। उस वक्त मैंने आपको बोला था, और ये आपका पेपर का पूछा हुआ ही है, आप चेक कर सकते हो। आपसे पूछा गया है कि जो आपका गवर्नर है वो जो शपथ लेता है वो किस आर्टिकल में यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर इसका आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो आपके गवर्नर की आप शपथ देखोगे, ओथ देखोगे, वो आर्टिकल 159 में यहाँ पर आती है, अनुच्छेद 159 में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, Constitutions limits the power of government in many ways. The most common way of limiting the power of government is to specify certain that all us possesses as citizen and which no government can never be allowed to violate. कहने का मतलब ये है, संविधान कई तरीकों से, देखो समझना, संविधान कई तरीकों से सरकार की शक्ति को सीमित करता है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, भाई सिटीजन्स को भी कुछ हक दिए हैं। सरकार की शक्ति की सीमित करने को सबसे आम तरीका ये है कि हम सभी नागरिकों के पास कुछ निश्चित अधिकार हों, हमारे पास कुछ राइट्स हों हमारे, और जिनकी उल्लेखन करने की अनुमति किसी भी सरकार, जिसकी उल्लंघन मतलब वायलेट करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। मतलब आपको कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं देश के नागरिक को जिसको वायलेट करना गवर्नमेंट के हाथ में भी ना हो, गवर्नमेंट भी उन राइट्स को वायलेट ना कर पाए। अगर हम गवर्नमेंट उन राइट्स को वायलेट करें तो हम कहाँ जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए, जो आपकी जुडिशरी है, जो आपका कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनको अलग रखा गया है एग्जीक्यूटिव से। गवर्नमेंट उन पर प्रेशर नहीं बना सकती, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते। अगर गवर्नमेंट ही इसका डिसीजन लेती और जुडिशरी सेपरेट नहीं होती तो क्या ये हमारी जो चीज़ें चलती हैं ये सही से चल पाती। देखो ऑल 100% तो ट्रांसफेरेबली आज भी नहीं चल रही हैं, लेकिन कुछ हद तक फिर भी सही चल रहा है। इसीलिए जुडिशरी को हमने जो डीपीएसपी पढ़ते हैं हम अंडर द आर्टिकल 50, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग रखा गया है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हम आर्टिकल अंडर 50 पढ़ रहे होते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो हमारे लिए जो अधिकार दिए हैं वो उन अधिकार को क्या बोलते हैं जिनको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जिसको मैंने आपको क्या बताया था, ये जस्टिसेबल हैं। कहने का मतलब गवर्नमेंट या कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, इनके अगर कोई वायलेट करता है। बट हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था डीपीएसपी के बारे में, आर्टिकल 36 से लेके 51 में, और डीपीएसपी में आपका क्या दिया है, वहीं पर आपका डीपीएसपी में ये दे रहा है कि ये गवर्नमेंट को मानने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इनको नहीं मानेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो इसलिए ये नॉन जस्टिसेबल हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। उसी के बाद अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज देखी जाएं, देखो हमको राइट्स मिल रहे हैं, डीपीएसपी हमारे लिए बनाई गई, ठीक है, वो पूरे लोक कल्याण के लिए बनाई गई, तो हमारे भी तो कुछ हमारे दायित्व बनते हैं कि जो हमारा राष्ट्रगान है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं और कुछ चीज़ें हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, हम उनका आदर करें, हम एनवायरनमेंट को अच्छे से रखें, ये सारी चीज़ें। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचा के रखने के लिए, नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंटरनेशनल पीस बना के रखने के लिए, ये सारी क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ड्यूटीज करके कुछ ऐसी हमारी होती नहीं है, तो ये तो फालतू में इन्होंने यहाँ पर
ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो आपको राइट आंसर तो पता ही चल गया होगा, क्या है आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपी। अब देखो, इससे सस्ता सवाल और इससे आसान सवाल तो कोई पूछ ही नहीं सकता। डीपीएसपी किस में है? पार्ट 4 में है, आपको सबको पता है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में दे रखा है। सेकंड पार्ट में सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में दे रखा है। थर्ड पार्ट में आपका फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। फोर्थ पार्ट में आपका डीपीएसपी दे रखे हैं। फोर्थ ए में आपका क्या दे रखा है? फोर्थ ए में आपका यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज दे रखी हैं। फिफ्थ आर्टिकल में हमारा फिफ्थ भाग में हमारा यूनियन दे रखा है। सिक्स्थ पार्ट में हमारे स्टेट्स दे रखे हैं। सेवन्थ पार्ट में हमारे अदर स्टेट्स दे रखे हैं। अगर वहीं पर मैं बात कर लूँ एट्थ पार्ट की, तो एट्थ पार्ट में हमारा क्या है यहाँ पर? यूटीज के बारे में है। नाइन्थ पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारा किसके बारे में है? पंचायत के बारे में है। नाइन का अगर हम बात करते हैं ए, तो म्यूनिसिपलिटी के बारे में है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं 9 का बी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। उसके बाद मैंने आपको कहाँ से याद कराए हैं? 15 याद कराया है जिसमें इलेक्शन के बारे में है। फिर मैंने आपको 17 याद कराया है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है। फिर मैंने आपको 20 याद कराया है जो कि अमेंडमेंट के बारे में है। और मैंने कौन सा पार्ट याद कराया आपको? एक 18th पार्ट याद कराया है जो कि हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करता है। तो इतने पार्ट्स अगर आपको याद हैं, पेपर में यहाँ से ज़्यादा आपके पार्ट्स नहीं पूछे जाएंगे। आपको टोटल 22 पार्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम 75 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसी के साथ हम 90% पॉलिटी भी कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जैसे कि सोर्सेस, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वो अभी आने वाले क्वेश्चंस में हम कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन सम फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो हमने बताया था कि आपके कुछ परिस्थिति कौन सी होती हैं अगर क्या हो जाता है, आपका इमरजेंसी लग जाती है। यहाँ पर है ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी वेदर नेशनल और लोकल। ठीक है, देखते हैं पीस टाइम। देखो, जब शांति बनी रहेगी तो क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे? तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी सच एज वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। वो कह रहा है कि एक्सटर्नल इमरजेंसी, जब किसी दूसरे देश से लड़ाई होगी तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड किए जाएंगे। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। इमरजेंसी कोई भी हो, इंटरनल हो या इंटरनेशनल हो, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। किसी भी परिस्थिति में हटा दिए जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी वेदर लोकल और नेशनल, किसी भी आपात स्थिति में चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय, इस केसेस में आपके फंडामेंटल राइट्स को हटा दिया जाता है। अब मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ाए थे, चलो मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 20 और 21, जो कि आपका ड्यूरिंग इमरजेंसी भी नहीं हटाया जाता। ये चीज़ याद रख लेना, पेपर में अक्सर यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। और मैंने आपको बताया था 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए लागू होते हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स को छोड़ दिया जाए, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स बचते हैं, वो चाहे इंडियन हो या चाहे आपका फॉरेनर हो, दोनों के लिए लागू होते हैं। लेकिन आपके ये कुछ आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ इंडियंस के लिए लागू होते हैं। अब ऐसा क्यों? जैसे देखो, आर्टिकल 30 और 29 रिलीजियस कल्चर से रिलेटेड है, तो हमारे देश के जो लोग हैं उन्हीं के रिलीजियस को तो माना जाएगा। अब कल को आके कोई जो धर्म हमारे यहाँ नहीं है, उस धर्म का आके यहाँ पर उसको वो राइट नहीं दिया जाएगा। अब 19वां, अब हर फॉरेनर आके यहाँ भारत में रहने लग जाए तो उसको तो नहीं रखा जाएगा ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 16 का, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। अब कल को कोई दूसरी कंट्री से आके बोले मुझे भी गवर्नमेंट जॉब दो, तो उसको तो राइट्स नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ये सिर्फ इंडियंस, भारतीय लोगों के लिए लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाई
अभी हम पूरा पार्ट देख चुके हैं, इसका आंसर क्या है, पार्ट 1। अगर वहीं पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, द आइडिया ऑफ ब्लैंक हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। अब देखो हमने अभी सोर्सेस नहीं पढ़े हैं कि किस कंट्री से हमने क्या लिया है, तो उससे पहले आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो अब अपनी हेडिंग आप क्या डाल लो, अपनी हेडिंग डाल लो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। स्रोत कैसे लिखेंगे हिंदी में, चलो स्रोत लिख लेना, स्रोत, स्रोत, चलो वो सॉरी है ना, लिख लेना स्रोत कैसे लिखा जाएगा, लेकिन हमारा मेन चीज़ ये नहीं है। देखो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के उस वक्त तक जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे उनको अच्छे से डीपली एनालिसिस करा, उनको पढ़ा, और जिस जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो अच्छी बातें हो सकती थी वो सारी चीज़ें अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने शामिल की। तो डिफरेंट देशों से हमने डिफरेंट चीज़ें ली। तो आपके पेपर में सवाल क्या बनेगा कि ये चीज़ किस देश से ली गई है, ये चीज़ किस देश से ली गई है, तो वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला आप देश का नाम डाल लो ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में से 3 चीज़ ली गई हैं, 4 चीज़ ली गई हैं। एक आपका लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है आपकी जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग है, ठीक है, संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक है। तीसरी आपकी क्या है, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। चौथा है आपका फ्रीडम ऑफ ट्रेड। पता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैंने पहले मतलब ये सोर्सेस पढ़े थे तो मैंने ये वाला मिस किया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मैंने मतलब मे बी लूसेंट से पढ़ा था और वहाँ पर ये शायद नहीं था, जो मैं मेरे पास लूसेंट थी, और मेरा कि कोई तो एग्जाम था, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें यही पूछा था फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स किस कंट्री से लिया गया था, और मेरा ये नहीं हुआ था। तो उस दिन से आज तक याद है कि ऑस्ट्रेलिया से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स से लिया गया है, क्योंकि अक्सर जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं और वो हमारे पेपर में आ जाती हैं तो फिर वो हमेशा के लिए हमें याद रह जाती हैं। व्यापार और वाणिज्य की की स्वतंत्रता, ठीक है। यहाँ पर आपको यह याद कैसे करना है, मेन चीज़ है याद करना, ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। देखो याद आप कैसे करोगे, CGL और फेल। देखो कि ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति भारत आया, ठीक है, और भारत का नागरिकता उसे मिल गई और उसने CGL एग्जाम दिया और वो फेल हो गया। CGL, सी से कॉन्करेंट लिस्ट, जी से जे थोड़ा सा को रिलेट करना है, जे से आपका जॉइंट सिटिंग। चलो ये बताओ जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल में आती है, ठीक है, कौन इसे प्रिसाइड करता है, ठीक है, और इसको जॉइंट सिटिंग को कौन समन करता है, कौन बुलाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो आपको सी से कॉन्करेंट लिस्ट, जे से जॉइंट सिटिंग, एल से लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल, प्रस्तावना की भाषा, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, फेल से फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ऐसे याद किए थे भाई मैंने, अब मुझे अभी तक याद है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक और चीज़, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है हमारी, आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड से अब क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से एक तो भाई लिया था इलेक्शन, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन मेथड
जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है वो कैसे होगा, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे राष्ट्रीय। अब देखो राष्ट्रपति लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सब जानते ही हैं कि प्रेसिडेंट के निर्वाचन, प्रेसिडेंट के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा क्या लिया गया है आपका, दूसरा लिया गया है आपका एन, नॉमिनेशन इन राज्यसभा, नॉमिनेशन इन राज्यसभा। जो देखो राष्ट्रपति नॉमिनेशन करता है ना 12 मेंबर्स का राज्यसभा में, वो किस देश से लिया गया है कि राष्ट्रपति नॉमिनेशन करेगा, वो आपका आयरलैंड से लिया है। तो लिख लो, हिंदी मीडियम वाले लिख लो, मैं यहाँ पर फिर जगह नहीं रहेगी, एक और लिख देता हूँ, 3 साथ लिख देता हूँ, डीपीएसपी। डीपीएसपी तो होता है नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसे लिख सकते हो नॉमिनेशन इन राज्यसभा, नॉमिनेशन इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट लिख लो, बाय प्रेसिडेंट तो लिखवाए नहीं, बाय प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन, मनोनयन होता है ना। बेसिकली ये देख लो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में जो नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अब ये कैसे याद करना है, देखो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे इसे याद करने की, कि यहाँ पर लैंड है, LAND। अब लैंड से थोड़ा सा को रिलेट करो एंड, अगर आपने एंड कर लिया तो आपको याद होगा। ई से इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, एन से नॉमिनेशन हो गया आपका, और डी से आपका डीपीएसपी हो गया ना आपका, इलेक्शन, नॉमिनेशन और डीपीएसपी, ये हो गई चीज़ें। उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कंट्री आपकी ले लेते हैं, चलो वो तो छोटी छोटी कंट्री करा देता हूँ पहले। नेक्स्ट कंट्री ले लो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है बताओ, साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया। देखो हम अपने जो संविधान में जो अमेंडमेंट करते हैं, वो अमेंडमेंट किस बेसिस पे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, ये किस कंट्री से लिया गया है, तो आप बोलोगे भैया ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब ये याद कैसे करना है, देखो क्रिकेट जो फैंस हैं उनको तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, जो देखो मैं क्रिकेट देखता हूँ तो उस हिसाब से मुझे भी याद है ना। वो आप कैसे याद करो, साउथ अफ्रीका अभी भी को शायद ICC ट्रॉफी नहीं जीती है, मतलब सेमीफाइनल पहुंचती है, फाइनल पहुंचती है, बट साउथ अफ्रीका अभी तक कोई भी ICC ट्रॉफी नहीं जीती है। तो आप ऐसे याद करो कि साउथ अफ्रीका को कुछ संशोधन करने पड़ेंगे अपनी टीम में जीतने के लिए। तो अमेंडमेंट, संशोधन वाली प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, साउथ अफ्रीका से, ऐसे याद कर सकते हो। एक और कंट्री इधर ही लिख लो साथ में, USSR, जो अभी क्या बोलते हैं, रसिया, ठीक है। यहां से दो चीजें ली गई हैं, एक तो लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद और क्या लिया गया है रसिया से 5 ईयर प्लान, भाई इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, 5 ईयर प्लान। चलो पूरा लिख देता हूँ वरना गाली दोगे, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को बोलेंगे पंच वर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है, आपका पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, तो पंचवर्षीय योजना आपकी रसिया से ली गई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से ली गई है पंचवर्षीय योजना आपकी, रसिया से। तो दो चीज आपकी रसिया से ली गई है। अभी इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे याद कर लो, रसिया से F याद कर लो, F। और मैंने ऐसे याद कर रखा था कि देखो अभी रसिया ने यूक्रेन को हराया है, एक तरह से उसको फेल कर दिया है, तो F से फेल से फंडामेंटल ड्यूटीज और 5 ईयर प्लान, और डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, है ना,
कुछ ऐसा, कुछ चीज़ें डायरेक्ट याद कर लो, कुछ चीज़ें हम ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। उसके बाद एक एक चीज़ें और कुछ देश से ली गई हैं, जैसे जापान से एक ही चीज़ ली गई है तो वो भी करा देता हूँ। जापान से आपका कोई पेन यूज कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं। जापान से हमने क्या लिया है, तो देखो जापान से जो हमने लिया है वो लिया है, एक ही चीज़ लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कानून द्वारा कोई भी प्रोसीजर कैसे इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा, वो जो प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है, जापान से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया गया है, इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर बाय लॉ आपका जापान से लिया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और हमने किसी कंट्री से कोई सिंगल लिया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया, जापान हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, एक तो अमेरिका रह गया है, अभी कनाडा रह गया है। चलो ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो कनाडा। बताओ कनाडा से क्या क्या लिया है। कनाडा से 3 चीज़ ली हैं, फेडरेशन लिया गया है, ठीक है, फेडरेशन लिया गया है आपका। उसके बाद फेडरेशन लिया गया है, रेजिड्यूरी पावर ली गई है, रेजिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर, सेंटर्स। और तीसरा क्या लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन। हिंदी में लिखवा देता हूँ अभी। फेडरेशन को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा गूगल कर लेना। रेजिड्यूरी पावर टू सेंटर्स का मतलब है केंद्रों को, रेजिड्यूरी पावर को बोलते हैं अपशिष्ट शक्ति। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट सलाहकार, सर्वोच्च न्यायालय लिख सकते हो अगर बिल्कुल लिखना चाहो तो, सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार क्षेत्र अधिकार। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर फेडरेशन, रेजिड्यूरी पावर और सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसे याद कैसे करना है, इसका एक सेंटेंस मैंने याद किया हुआ है, कैन आई नो फेड एड्रेस। कैन आई नो फेड एड्रेस, क्या मैं फेड का एड्रेस जान सकता हूँ। तो फेड से फेडरेशन, एड से आपका एडवाइजरी, और रेस से आपका रेजिड्यूरी पावर, और कैन से आपका कनाडा। तो इस तरह से हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कोरिलेट हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रांस लिख लो। फ्रांस से हमने रिपब्लिकन सिस्टम लिया है, और दूसरा हमने फ्रांस से और क्या लिया है, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, रिपब्लिकन सिस्टम को बोलते हैं गणतांत्रिक व्यवस्था, और आपका प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी को, फ्रेटर्निटी को बोला जाता है स्वतंत्रता, हम्म, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता,
फ्रेटर्निटी को बोलते हैं भाईचारा, बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, तो आपका फ्रांस से दो चीज़ ली गई हैं, एक तो आपका रिपब्लिकन सिस्टम और एक प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और आप ऐसे भी पर याद रख सकते हो कि जो देखो, अगर आप आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो ये जो सारी चीज़ें थी आपकी, लाइक रिपब्लिकन की बात करी। सॉरी भाई, वो गेट पर कोई आ गया था और घर पे कोई है नहीं, तो वो मुझे ही देखना पड़ा। हाँ, मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि ये आपका जो फ्रांस है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी होगी, तो अगर हमारी जो बात होती है ना रिपब्लिकन सिस्टम की, लिबर्टी की, फ्रेटर्निटी की, इक्वलिटी की, इन सब की जो ये बातें होती हैं, ये फ्रांस से ही शुरू हुई थी। तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा कनाडा हो गया, जापान हमने पहले कर लिया, फ्रांस हो गया हमारा, अभी दो कंट्री बची, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कर लेते हैं, अमेरिका से ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं तो उसे उसके बाद करते हैं। तो आप अपनी हेडिंग डाल लो ब्रिटेन, ठीक है, यूके। अब ये बताओ ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। ब्रिटेन से एक तो हमारे देश की सिंगल सिटीजनशिप रहेगी, एक तो ये लिया गया है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, डबल सिटीजनशिप की ज़रूरत होती है, एक तो अमेरिका की लेते हैं, एक जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ की। तो जो आपकी एकल नागरिकता है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता वाला सिस्टम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आ, हमारी जो पार्लियामेंट सिस्टम होगा वो बाई कैमरल होगा, दो हाउस होंगे उसमें। ये कहाँ से लिया गया है, हमारा बाई कैमरलिज्म, तो ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। बाई कैमरलिज्म पार्लियामेंट्री, बाई कैमरलिज्म पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाँ, बाई कैमरलिज्म पार्लियामेंट्री सिस्टम। बाई कैमरलिज्म को, इसको देख लेना, थोड़ा गूगल कर लेना कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है, जो हमारा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये आपका किस कंट्री से लिया गया है ये वाली पोस्ट, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर आपका ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया आपकी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। अब याद कैसे करना है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, और सीरियसली बता रहा हूँ भाई आपको, मैंने सिर्फ एक बार पढ़ा था किसी टीचर से, कोई फीमेल टीचर थी, बहुत छोटा चैनल था। और देखो, हमेशा से मैं अपनी पढ़ाई जैसे इस चीज़ से नहीं करता कि कोई किसी की वीडियोज पे व्यूज कितना है, कैसे क्या है। जो मैंने अपनी पढ़ाई की थी वो ये देखा था कि कौन सही पढ़ा रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को एक ट्रिक बताई थी, मतलब सबको बताई थी उस वीडियो में, सिन बी इज अ कॉम्प्लेक्स लॉ। तो देखो, सिन से सिंगल सिटीजनशिप, आराम से मुझे अभी तक याद है और आप लोगों को करा रहा हूँ। उसके बाद बी से बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म। उसके बाद कॉम्प्लेक्स से केग, अभी तक याद है। उसके बाद लॉ से लॉ मेकिंग प्रोसीजर, मुझे अभी तक याद है। तो ये आप सिन भी या कॉम्प्लेक्स लॉ एक बार याद कर लोगे, बहुत हार्ड सेंटेंस नहीं है, एक दो बार रिपीट करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अभी आपका बचता है यहाँ पर अमेरिका, तो मैं इसे रफ करता हूँ। हेडिंग डालो आप अपनी यूएसए, यूएसए अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, सारी हम ट्रिक के साथ देख लेंगे। एक तो भारत, देखो बहुत सारे देशों का रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, भारत का हमारा एक रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो भारत का रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका से,
लिखित संविधान होगा। उसके बाद दूसरा है हमारा यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उसके बाद जो तीसरा है आपका वो है वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट के बाद है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन वहां से लिए हैं हमने, हमने प्रेसिडेंट के फंक्शन भी वहीं से लिए हैं। प्रेसिडेंट फंक्शन, प्रेसिडेंट फंक्शन एंड प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट भी वहीं से लिया है। फंक्शन एंड प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। ठीक है। और हमने क्या लिया है अमेरिका से? अमेरिका से हमने लिया है यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस को हटाया जा सकता है, उसका क्या प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस भी हमने अमेरिका से लिया है। तो यहाँ पर लिख लो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है। न्यायाधीशों को हटाने की विधि, न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ठीक है। उसके बाद जो हमने अमेरिका से लिया है प्रेम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वो कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका से लिया है। और अमेरिका से क्या लिया है हमने? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। ये तो इतनी बार पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट्स, सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जाता है कि अमेरिका से क्या लिया है तो वो पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स और प्रेम्बल। ये दोनों हमने कहाँ से लिए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है। अब ये याद कैसे करने हैं हमें, वो वाली बात है ना। तो देखो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस याद करना है, वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट एसपी फनी। देखो एक वाइस प्रेसिडेंट है जिनका नाम है एसपी, जो कि क्या है? फनी है। तो आप पूछ रहे हो कि जो वाइस प्रेसिडेंट एसपी फनी है वो कहाँ पर है? तो देखो वेयर से आपका क्या हो जाएगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इज से आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। और 22 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर 22 प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्रेसिडेंट से आपका प्रेसिडेंट एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है। एस से आपका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिमूवल ऑफ जजेस हो जाएंगे। पी से आपका यहाँ पर आपका प्रेम्बल हो जाएगा। फनी से यहाँ पर आपके फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप यूएसए से क्या क्या लिया गया है ये सारी चीज़ भी यहाँ पर याद कर सकते हो। तो हमारे जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के साथ यहाँ पर हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले आप मुझे 30 सेकंड दो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ।
सॉरी डिस्टर्ब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ चुके हैं, हमने बताया था कि जो सेकंड मीटिंग हुई थी उसमें प्रेसिडेंट चुने गए थे। ठीक है, तो वो कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष, मतलब कि सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे? प्रेसिडेंट थे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The directive principles of state policy in the Indian Constitution are primarily aimed at achieving। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है? तो मैंने आपको बताई थी डीपीएसपी का जो मेन एम है वो क्या है, बहुत सारी बताए थे। वेलफेयर ऑफ स्टेट है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब इनइक्वलिटी को हटाना है, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वलिटी होनी चाहिए, असमानता होनी चाहिए, आर्थिक असमानता को, मतलब जो ऐसा ना हो कि आपकी जो डीपीएसपी हैं उनका एम क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब इनइक्वलिटी, असमानता बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट शैल टेक स्टेप separate the judiciary from the executive in the public services of the state. This is mentioned under of the Constitution of India। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्टेट है उसने कुछ वो क्या उसने क्या करा है? सेपरेशन किया है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। ये कहाँ पर मेंशन्ड है? तो यहाँ पर पार्ट दे रखे हैं, तो आपको पार्ट बताना है। तो ये बताओ, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये कहाँ पर दिया है? डीपीएसपी में दिया है। कौन सा आर्टिकल है? 50वां आर्टिकल है। ठीक है, और डीपीएसपी किस पार्ट में आती हैं? आप बोलोगे भैया फोर्थ में आती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या सही हो जाएगा? ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा देखो, आगे तो हम क्वेश्चंस करेंगे ही, उससे पहले मैं अब आपको क्या करा देता हूँ। अब आपको हम अभी क्या देख चुके हैं? सोर्सेस भी देख चुके हैं। हमारे क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पॉलिटी कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं। जैसे एक हमारा अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं जब आपको पढ़ा रहा था डिफरेंट सवाल, तो मैंने बहुत बोला था कि जब हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर चलो ये फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पर। अभी हम 22 प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के बारे में भी ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगे। अभी हम 22 प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, या 22 प्रेसिडेंट भी बाद में देखेंगे। अब थोड़ा सा हम प्राइम मिनिस्टर देख लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, किस में दिया है प्राइम मिनिस्टर के बारे में? 74 में। क्या एक आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी और उसका हेड कौन होगा? तो आप बोलोगे भैया उसका हेड आपने बताया था पीएम होगा। तो आर्टिकल तो हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से भी सवाल बनते हैं, वो देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रधानमंत्री जो होता है, वो आपका रियल हेड होता है कंट्री का, रियल हेड होता है। या हम हेड ऑफ गवर्नमेंट भी पूछ ले जाए, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो कौन होता है? तो वो भी आपका पीएम होता है। कहीं प्रेसिडेंट मत लगा देना। अच्छा भैया, ये रियल हेड होता है, तो नॉमिनल हेड को प्राइम प्रेसिडेंट कौन होता है? तो प्रेसिडेंट आपका नॉमिनल हेड होता है। कहने का मतलब ये आप इतना समझ सकते हो, नॉमिनल हेड मतलब नाम मात्र का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। रियल हेड, रियल पावर्स जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं। प्राइम मिनिस्टर जैसा चाहेगा वैसा ही होता है, प्रेसिडेंट चाहे वैसा या ना चाहे। और देखो प्रेसिडेंट भी उसी पार्टी का होता है ना जो रूल कर रही होती है ना, वही एक तरह से उस पार्टी का, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन अगर चुनती तो वही सरकार है। जो ज़्यादा मिनिस्टर्स होंगे वही प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, तो एक भाई पार्टी की बात तो मानी ही जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बस इतना मत जानो कि रियल हेड आपका प्रधानमंत्री है, वैसे अगर नॉमिनल हेड देखा जाए तो आपका प्रेसिडेंट है। अभी जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट आपका फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें। और मेन चीज़ है पावर्स, बहुत सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पीएम होता है उसे अपॉइंट कौन करता है? देखो पीएम इलेक्ट होता है। आप बोलोगे भैया अपॉइंट,
पीएम आपका इलेक्टेड होता है। जैसे क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी को आप वोट देते हो, डिफरेंट एमपी चुन के जाते हैं। वो क्या करते हैं, फिर एक इंसान को चुनते हैं कि भाई ये हमारा प्रधानमंत्री होगा। तो डायरेक्ट वोट आप प्रधानमंत्री को नहीं दे रहे हो, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, सांसद को वोट दे रहे हो। ठीक है, जो सांसद है फिर वो चुनते हैं एक इंसान को, पर्टिकुलर इंसान को, कि ये हमें हमारा हेड है और ये इसे हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। फिर वो जो प्रधानमंत्री होता है आपका, उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिस इंसान को चुनते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो है आपका राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपके। उसके अलावा और आपको क्या समझनी है? हाँ 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 और देखो, पीएम की एडवाइस पे पीएम की एडवाइस पे मंत्रिपरिषद बनाया जाता है, मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। ये भी चीज ध्यान रखना, पीएम की एडवाइस पर मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं और इन मिनिस्टर्स को भी कौन अपॉइंट करेगा? आपका प्रेसिडेंट। यहाँ पर एक खेल समझ रहे हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होंगे, उनकी एडवाइस पर उनके चुने हुए व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे, इनमें से कुछ लोगों को मिनिस्टर्स बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाता है कि भैया तुम एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, तुम होम अफेयर मिनिस्टर हो, तुम डिफेंस मिनिस्टर हो। तो ये सारी चीज़ें जो अपॉइंट करता है इन सभी मिनिस्टर्स को, कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। किसके रिकमेंडेशन पे करता है, किसकी एडवाइस पे करता है? तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ये बताओ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। जस्ट वेट अ सेकेंड। हेलो हेलो, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, मैं इसे पॉज करना ही भूल गया यहाँ पर। हाँ, वेट सेकेंड। जो आपके ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये इसमें एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री परिषद होता है आपका, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। और कौन होते हैं आपके? एक आपका पीएम होता है। जैसे आपकी पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, मंत्रिपरिषद होगा और प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, एक और चीज़, जो आपके मेंबर्स हैं लोकसभा के मेंबर, आपसे ये सवाल बनता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मंत्रिपरिषद कितने मेंबर्स का बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर है, पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है, 15% ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो आपके मेंबर्स हैं लोकसभा के, उसके मैक्सिमम 15% का, हम उनमें से 15% लोगों को उठा के क्या बना सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जानते हो ना, जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, ये फिशरीज डिपार्टमेंट देखेगा, ये डिफेंस वाला डिपार्टमेंट देखेगा, वो मिनिस्टर मंत्री बनाए जाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा पावर भी दी जाती हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो यहाँ पर ये हो गए। और ये मैक्सिमम मेंबर्स कितने कौन होंगे? जो हमारे एमपी होंगे, जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम वोट देंगे, उन्हीं में से मिनिस्टर्स बनते हैं। और कितने मिनिस्टर्स मैक्सिमम बना सकते हैं हम? उनमें से 15%। तो हर कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, वो मिनिस्टर्स बनना चाहता है। और जो कुछ अच्छे डिपार्टमेंट हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, उनका मिनिस्टर बनना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ही को बनाया जाता है जो पार्टी के बहुत क्लोज होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें, हमें कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों से। ठीक है, और एक और सवाल जो आपको इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको लिखवाता हूँ। यहाँ पर है हमारा, मिनिस्टर्स आर collectively responsible to the legislature। आपसे देखो, लेजिस्लेचर हमारी विधायिका होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी मिलके कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, विधायिका के लिए। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये कलेक्टिवली होते हैं या इंडिविजुअली होते हैं? तो भाई कलेक्टिवली होते हैं, ये ध्यान रखना। और एक और चीज़,
दे आर इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट। और ये इंडिविजुअली किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? राष्ट्रपति के लिए। ये दो लाइंस रट लेना, घोल के पी जाना, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कलेक्टिवली मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए और इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। हिंदी वाले लिखो यहाँ पर मंत्री सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली, मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी लिखो। मंत्री सामूहिक रूप, मैं लिखवाता हूं आपको, मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आपका क्या है? और वे व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चीजें हो गई। ये चीज आप याद रखना। और अगर देखो हम प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के बारे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर की अगर हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखो दो चीज़ तो आप रट लो, किसी की भी क्वालिफिकेशन पूछे दो चीज़ आप रट लेना। एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी की भी क्वालिफिकेशन पूछे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, आपका कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी की भी, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वो किसी के लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और मतलब किसी भारत सरकार के अंदर किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। तो लिख लो अंडर द गवर्नमेंट भी लिख लो। तो यहाँ पर ये दो लाइन किसी की भी क्वालिफिकेशन आपसे पूछ ले, ये हर जगह चुपका लेना। सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए और भारत सरकार के अंदर किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की एक क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊं मैं आपको, जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए वो नीड होती है, ये लिखो कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। ये चीज लिख लो, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। मतलब वो उस चीज के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस का एलिजिबल, यहाँ पर चाहे वो राज्यसभा है या आपका लोकसभा है। ठीक है, मिनिमम एज आपकी 25, क्योंकि लोकसभा के मेंबर के लिए 25 होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फैक्ट कराता हूँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो देखो, जैसे आपका आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कुछ प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी जब वो ऑफिस में थे। कहने का मतलब जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ऑफिस का मतलब प्राइम मिनिस्टर वाली ऑफिस में नहीं, जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। तो जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके ड्यूरिंग वो प्राइम मिनिस्टर ही थे तब उनकी डेथ हुई थी, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन है आपके? जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, जो पहले प्रधानमंत्री भी थे, ये फर्स्ट पीएम भी थे। ये बात तो आपको सबको पता होगी। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री जो एज अ प्रधानमंत्री ही वो उस टाइम काल में ही इनकी डेथ हुई थी, तो वो कौन थे आपके? बेसिकली ये सवाल बनता है प्राइम मिनिस्टर हु डाइड इन द ऑफिस। ठीक है, तो वो पहले आपके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ऑफिस का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफिस में मरे थे, मतलब उस टाइम वो प्रधानमंत्री थे। और अगर जवाहरलाल नेहरू के बारे में और चीज़ें बताऊं तो इनका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है अभी तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं। और जिस हिसाब से अभी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, मुझे लगता है कि ये इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
फर्स्ट पीएम भी थे, ये 16 ईयर से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो एक और प्राइम मिनिस्टर से जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी डेथ हुई थी, वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ये इनकी डेथ हुई थी, टेस्केंट डिक्लेरेशन हो रहा था एक वहां पर, और इनको फिर इनकी डेथ के बाद इन्हें भारत रत्न भी मिलता है। तो ये भी सवाल बनता है कि किस प्रधानमंत्री को उनके मरने के बाद भारत रत्न मिला था, तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे। इनकी डेथ हुई थी जवाहरलाल नेहरू की हुई थी 1964 में, जब तक ये पीएम रहे थे। फिर उसके बाद ये बने थे पीएम, तो इनकी भी डेथ हो गई 1966 में। और किसकी डेथ हुई थी? 3 लोग थे जो प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो डेथ तो सबकी होनी है। एक थी आपकी इंदिरा गांधी, ये भी जब प्रधानमंत्री थी, तो आपको पता होगा सबको कि इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई थी 1984 में। ईयर भी आपको शायद हो सकता है कि याद हो, और नहीं भी याद है तो इतना याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखो एक और चीज़, थोड़ा सा अगर डेप्थ में जाके पूछ ले, हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करी, कहने का मतलब एक सरकार बन गई, बाद में उनके पास उतने मिनिस्टर्स ही नहीं रहे कि वो अपनी सरकार को कंटिन्यू कर पाए। अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई, और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या हुआ, उनकी सरकार गिर गई। तो पहले इंसान वो कौन थे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में जिनकी सरकार गिर जाती है, वो है आपके बीपी सिंह। इनकी 1990 में सरकार थी जो कि गिर जाती है। और एक और सवाल जो आज के टाइम में बीजेपी, मतलब वो एक तरह से एकदम, मैं बताता हूँ अभी, आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट लीडर थे। मैं किसी पार्टी का ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या किसी का, एज अ पर्सन आई लव अटल बिहारी वाजपेयी सर। एंड बहुत सारे लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं, ठीक है, आपके इसरो के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो हैं। और एक एक इसरो के सर थे जिनके ऊपर बायोग्राफी भी बनी है, अभी मुझे उनका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। वो बायोग्राफी देखना उनके बारे में। मैं आपको बताऊंगा, जब मुझे याद आएगा तो मैं बताऊंगा। चलो छोड़ो, वो मेरा लगाव इसरो की तरफ ज़्यादा है, तो वो मैं आप लोगों को उस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता। यहाँ पर हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सर के बारे में। पता है इनकी सरकार थी, और इनकी सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, और सिर्फ एक वोट की वजह से इनकी सरकार गिर गई थी, सिर्फ एक वोट की वजह से। बीजेपी से थे ये। और आज आज वो दिन है कि बीजेपी अब इतने टाइम से रूल कर रही है और इतने वोट मिल रहे हैं, तो कहते हैं ना कि दिन सबका बदलता है, तो आपका भी बदलेगा। यहाँ से मोटिवेशन ले सकते हो, एक दिन आपकी भी किस्मत बदलेगी, आपका भी दिन बदलेगा। अभी हालात ख़राब हैं, अभी 1 नंबर से 2 नंबर से 10 नंबर से रह रहे हो आप। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास चॉइस होंगी कि मैं ये जॉब करूं कि ये जॉब करूं, कौन सी जॉब करूं, है ना, मैं इसे ज्वाइन करूं या ये ज्वाइन करूं। जब सिलेक्शन होगा ना तो होता चला जाएगा। उस काबिल बना लो बस खुद को कि जो पेपर देने जाओ फोड़ के आओ उस पेपर में, ठीक है। अरे लक एक पेपर में काम नहीं करेगा, 2 पेपर में काम नहीं करेगा, कब तक काम नहीं करेगा। बस मेहनत करते रहो, अगर मेहनत करोगे तो एक दिन जॉब जरूर मिल जाएगी, ठीक है। वापस से पढ़ाई पे आते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट डिप्टी, मेरे पर्सनल फेवरेट थे ये इंसान ही, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अगर कभी टाइम मिले तो पढ़ना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में, काफ़ी अच्छे इंसान थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद आपका हाँ 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 और ये जो एक वोट से हारे, एक वोट से इनकी सरकार गिर जाती है, तो इसमें ये भी पूछा जाता है कि जो आपका लोएस्ट टेन्योर रहा है तो किस प्राइम मिनिस्टर का रहा है, तो 13 डेज का, सिर्फ 13 दिन इनकी सरकार चली थी और इनकी सरकार गिर गई थी। तो और आज इतने टाइम से सरकार चल रही है सेम बीजेपी। बस वही वाली बात है, वक्त सबका बदलता है, ठीक है। और अभी अभी आपको क्या लगता है, अभी ये कांग्रेस का जो हाल हो रहा है, देखो अभी मेन अपोजिशन कौन है, कांग्रेस। एक दिन यही हाल आने वाले टाइम में बीजेपी का होगा। तो वक्त सबका बदलता है, ठीक है, किसी को ऐसा नहीं है कि आप भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी आपके पास पैसा आ जाए, कभी कुछ चीज़ पावर आ जाए, तो ऐसा मत करना कि देखो कॉन्फिडेंस आना, थोड़ा बहुत अंदर आ जाना, वो चीज़ें अलग होती हैं कि, लेकिन फिर ज़्यादा गलत करने मत लग जाना, क्योंकि वक्त सबका आता है, ये चीज़ याद रखो।
और अभी तक हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एक ही रहे हैं और फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। तो कभी आपसे अगर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया जाए कि आपके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपके जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे यहाँ पर गुलजारी लाल नंदा हैं, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, समझ में आया। अब इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, जैसे अभी हम किसके बारे में पढ़ना बाकी है, अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में नहीं पढ़ा। वो जैसे अभी हमने यहाँ प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा, ऐसे ही हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैंने नहीं कराया, तो फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ कितने रह गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रह गया हमारा। और थोड़ा सा मैं आपको प्रेम्बल देख लूँगा, वो पढ़ा दूंगा। और एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज से सवाल आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज। तो कहने का मतलब है आपका आने वाले 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हमारी अब पॉलिटी हो जाएगी। अभी तक हमारे टोटल कितने लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 11वां लेक्चर है हमारी। या तो कल तो नहीं हो पाएगी 11 12 लेक्चर, 2 लेक्चर और लगेंगे। अभी 2 लेक्चर में हमारी पॉलिटी कवर हो जाएगी। आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाना, आप एसएससी जीडी ही नहीं, आप कोई भी पेपर दे लेना मेरे भाई। आप कोई भी एग्ज़ाम, आप सीजीएल देने चले जाना, सीएचएसएल देने चले जाना, आप एमटीएस देने चले जाना, आप जीडी तो देने जाओगे, तो उसमें तो आप एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो इन क्लासेस से बाहर होगा, ये बात मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। आप आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम दे लेना। ठीक है, आप एएलपी जिसमें आपका पॉलिटी आएगी, कोई भी पेपर दे लेना, यहाँ से बाहर नहीं आएगा। 1% केसेस में हो सकता है या 0.1% केसेस में हो सकता है कि आपसे सवाल अलग पढ़ ले, पूछ ले। हमने इतना डेप्थ में कवर किया है ना पॉलिटी को, बहुत डेप्थ में, और जितना क्रिस्प वे में मैंने आपको कराया, लगभग 12-13 घंटे में मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी कवर करा रहा हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2-2 महीने लगा देते हैं ये पॉलिटी कवर कराने में, मैं आपको लगभग 13 घंटे में पॉलिटी कवर करा दूंगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा, डू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, एक ज़रूरी बात, पीडीएफ वगैरह के लिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और एक हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और पढ़ते रहिए।